हेलो, कैसे हैं भाई? देखो, अच्छा चल रहा है, तैयारी हो रही है अच्छे से? नहीं हो रही तो करो भाई, कब करोगे? ठीक है, करो। ओके, देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से इसको समझें। ठीक है, सारी चीजें हम लोग इसकी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी बात बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने समझ लिया, बस एक दो चीजें ऐड होंगी, डिट्टो वैसा ही काम करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता क्या है ये भाई, ये छोटी चीजों को देखने के काम आता है, पता है ये डेफिनेशन तो। ओके, अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की। भाई देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता था, इसमें दो लेंस यूज होते हैं। अब एक लेंस यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के पास रखा रहता है, दूसरा लेंस आंख के पास होता है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। गजब की बात क्या है कि इसकी अपर्चर बहुत छोटी होती है, मतलब साइज बहुत छोटा होता है, और इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है बल्कि। ठीक है, अब एक चीज यहां से पूछी जा सकती है आपसे कि भाई ऑब्जेक्ट की अपर्चर छोटी क्यों ली? ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर छोटी क्यों ली? व्हाट इज द लॉजिक? बिकॉज भाई हम छोटी चीज़ों को देखने के काम आते हैं, इसका यूज लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो एक छोटी सी चीज़ है, इसको देखने के लिए आप यही चाहोगे कि इतनी छोटी सी, भाई जो आंखों से नहीं दिख रहा क्लियरली, उसी को तो देखने के काम आता है माइक्रोस्कोप। कभी आपने देखा कि हम किसी बंदे की शक्ल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं? ना भाई ना, हम बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं, तो बहुत छोटे हैं। अब उसमें आप अपर्चर बहुत बड़ी ले लोगे, फायदा क्या होगा? नुकसान ही होगा। हमें एक स्पेसिफिक जगह पे देखना था, उसकी बजाय हमें सारी फालतू की बातें दिख रही हैं, क्या फायदा हुआ? ठीक है, इसलिए उसको छोटा रखा जाता है। ओके, फोकल लेंथ भी छोटी होती है। फोकल लेंथ छोटी क्यों होती है, इसका आंसर मैथमेटिकली हम लोग देख लेंगे। दूसरा लेंस जो ऑब्जेक्ट जो आंख के पास रखा था उसको क्या कहते हैं? आईपीस। इसी आईपीस का दूसरा नाम है ओकुलर। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसकी अपर्चर और इसकी फोकल लेंथ भी दोनों छोटी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले से बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव वाले से बड़ी होती है। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। छोटी है लेकिन उससे बड़ी है। ठीक है, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं रे डायग्राम में। तो भाई पहले रे डायग्राम को अच्छे से तसल्ली से समझ लो ताकि आगे मजा आ जाए। ठीक है, देखो रे डायग्राम क्या कहता है। रे डायग्राम कह रहा है भाई, पहले हम इमेज का पहला केस पढ़ रहे हैं, तो इमेज बनी हो लीस्ट डिस्टेंस पे। याद रखें, फाइनल इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, हम लेते हैं भाई, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। भाई हमने यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, अब भाई हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो बड़ी से बड़ी बने। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की इस लेंस के कारण जो इमेज बने वो बड़ी से बड़ी बने, ताकि जो दूसरा लेंस बने वो उसकी बड़ी से बड़ी इमेज बना पाए। ठीक है, अब हम इसकी बड़ी से बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं वो इमेज इधर बने ताकि उसके लिए बनाना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फोकस था, सॉरी लेंस का फोकस था, तो फोकस के बियॉन्ड रखते हैं। रियल बनानी है ना इस वजह से, क्योंकि फोकस से इधर होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई इधर गई तो लाइट रे आई, सीधा चली टकराई, दूसरा लाइट रे चली गई, इसमें से पास होगी। अब भाई ध्यान से समझना, चलो इसको पास कर देता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, ये लाइट रे पास हो गई। भाई ये वाली जो लाइट रे थी इसको मोड़ दो आप, तो लो जी साहब ये हमने मोड़ दिया, यहां पर ये इमेज बन गई, खत्म, कोई पंगा है ही नहीं। कहां पे रखा था जी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रखा था जी फोकस के बाद में। ये भी क्या बन गया जी? फोकस। पैरेलल लाइट रे आई थी ना, फोकस और F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड 2F बनेगा। तो ये वाली डिस्टेंस F 2F के बाद में है। बाकी सलाह मैं देता हूं कि आप ना लिखें, सिर्फ एक फोकस का नाम लिखें। ठीक है, अब देखना क्या हुआ। अब भाई ये जो लाइट रेज है ये यहां पहुंच चुकी है। अब हमें बनानी है फाइनल इमेज इसके केस में, तो अब हम लेंस को रखेंगे। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले वो दोनों लेंस बना लेते हैं, फिर गड़बड़ क्या होती है कि ये रे या तो उसके बाहर चली जाती है या उसके बहुत ज्यादा अंदर हो जाती है, तो तकलीफ होती है। आप ऐसी गलती ना करें, आप पहले एक का रे डायग्राम बनाएं, दूसरे लेंस कितना बड़ा होगा वो इनकी शक्ल के हिसाब से करेंगे अपन, जितना हम इनको मोड़ेंगे उतना। ठीक है, यदि हम इसको यहाँ नहीं मोड़ते, हम थोड़ा सा आगे भी मोड़ सकते थे, तो ये थोड़ा सा और नीचे चली जाती है वाली लाइन, थोड़ा बड़ा बन जाता डायग्राम। हमने सोचा थोड़ा ठीक है इतना ही बना लेते हैं। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे हम लोग लेंस यूज करने वाले हैं, तो वो लेंस बड़ा भी बन जाएगा ऑटोमेटिक।
देखो आपके सामने बन गया बड़ा, देखो ए लो जी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आप लोग ये लाइन यूज कर लें, कर लिए लाइन। अब भाई आप गौर से देखें, एक रे, देखो एंगल मेजरमेंट करते हैं ना, तो एक तो यहां से एक लाइन पास करवाते हैं हम, ठीक है। अब गौर से समझो, फाइनली जब इमेज बनाएंगे हम तो इस वाली रे का तो यूज करेंगे। तो अब आप कोशिश क्या करो कि ये दोनों लाइट रेज हैं, इनको इस तरीके से मोड़ो आप कि इनको पीछे एक्सटेंड करें तो ये इसमें मिलती हुई नजर आए, और इधर इस डायरेक्शन में डाइवर्जिंग हो, क्योंकि डाइवर्जिंग होगी तभी हमारी आंखें नहीं जाएंगी। देखो रे डायग्राम को फाइनल आंसर के हिसाब से बनाओगे, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो अब इस रे डायग्राम को आपको पता है डाइवर्जिंग करनी है, तो भाई साहब कर दो, इस वाली रे को ऐसे कर दिया, इस रे का, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे करो कि इस रे की डायरेक्शन में आई ना, ऐसे, और इस वाली रे को भी इस लाइन में करो ऐसे। अब देखो गौर से, ये और ये तो डाइवर्जिंग है, इधर डाइवर्जिंग है तो इसकी इमेज तो बननी नहीं है, इधर पीछे बनेगी, इसलिए हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर इमेज बन गई। तो भाई ये फाइनल इमेज अपने पास बन गई। हो सकता है कि फाइनल इमेज इसके भी इधर बन जाए, आप उससे टेंशन ना लें। हो सकता है कि फाइनल इमेज इसके फोकस के इधर बने, भाई उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी बने, आप रूल ब्रेक ना करें, ठीक है। अब भाई ये वाला जो पॉइंट था, इन सभी पॉइंट्स का आप नामकरण करना शुरू कर दें, ठीक है। गौर से समझें, हमारी आंख इधर ही है, दिस इज आवर आई, ये लाइट रेज हमारी आंख में जा रही है, ठीक है, दिस इज आवर आई। ये कोई लेंस अलग से नहीं है, ओके। कभी आप सोचें एक लेंस और रखा हुआ है ना, ये आंख है। आप इतनी बड़ी ना भी बनाएं, कोई इशू नहीं है, बेशक से आप इसको हटा दें, कंफ्यूजन है तो आपको, आप सिर्फ एक चीज लिख लें, आई, खत्म, ठीक है। यहाँ पर दिखाना चाहे तो यहाँ भी दिखा सकते हैं आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। हम इसके लिए देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट इज द ऑब्जेक्टिव, इसके सेंटर का नाम हम ओ रख देते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए। इससे लाइट रे चली, यहाँ पे गई, ये बन गया भाई ए डैश, ये बन गया भाई बी डैश, ठीक है। अब भाई हमें एक बात पता है, हमें पता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है, अच्छा ये जो फाइनल इमेज छोड़ो पहले, उससे पहले एक छोटी सी बात, ये लाइट रे पैरेलल जा रही थी तो यहाँ से गुजरी, तो ये जो फोकस हुआ ये ऑब्जेक्टिव का फोकस हुआ, एफ ओ। ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, इस लेंस के लिए इसका सेंटर का नाम आई पीस है तो ई रख देते हैं, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, आपको पता है फाइनल इमेज तो ये आई पीस बनाएगा, दिस इज द आई पीस, दिस इज द आई पीस, ठीक है। तो इस आई पीस की जो इमेज बनेगी वो बननी चाहिए सब वर्चुअल और लीस्ट डिस्टेंस पे बननी चाहिए। इसका मतलब आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आना चाहिए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये आई पीस का फोकस यहां से होगा, ठीक है। और भाई इसकी इमेज यहाँ बन चुकी है, तो इस पॉइंट का नाम ए डबल डैश और इस पॉइंट का नाम बी डबल डैश हम लोग रख लेंगे, बस। ये रे डायग्राम था। रे डायग्राम में किसी को दिक्कत है तो एक बार आप दोबारा से ड्रॉ कर लें, कोई इशू नहीं है। आप रे डायग्राम की प्रैक्टिस कम से कम 3 बार आप करके देखें, बिना बुक को देखे हुए, बिना इस वीडियो को देखे हुए। एक बार समझ लिया आपने, फिर आप खुद ड्रॉ कर करके देखें। याद रहे, इन रेज को कैसे मोड़ना है इस बात का फैसला करेगा केस कौन सा ले रखा है। हमने यहाँ पर इमेज डी पर बनानी थी, इसलिए इधर डाइवर्जिंग होनी चाहिए, इधर आपने कन्वर्जिंग कर दी तो ये तो इधर ही बन जाएगी इमेज। मेरी बात समझ रहे हो? हमें तो वर्चुअल इमेज बनानी थी तो पीछे मिलनी चाहिए, ओके। आप स्केल की हेल्प से करें, सीधी लाइन ड्रॉ करें सारी की सारी। मैंने यहाँ कोशिश करी है सीधी लाइन ड्रॉ करने की, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, घबराओ मत, ठीक है। अच्छा अब समझो भाई, हम अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से देखो, मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखोगे आप इसमें? बताओ बताओ बताओ। अरे भाई यही तो लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? एंगल। किसका एंगल है? इमेज का। कहां पर है? हमारी आंख पे। कब है? जब वो डी पर थी। सारी बातें बोलनी है। अल्फा क्या है साहब? एंगल। किसका एंगल है? ऑब्जेक्ट का है। कहां पर है? आंख पे। कब? जब वो डी पे रखा था। तो क्या बन गया? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई
टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर प्रेजेंट एट लीस्ट डिस्टेंस। अब अच्छी बात ये थी कि इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस पे बन गई, मतलब ये इमेज है तो इसका तो ये वाला जो एंगल है भाई, इस एंगल का नाम बीटा रख दोगे आप, क्योंकि यही एंगल बन रहा है यहाँ पे, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, दिख गया आपको ये एंगल जो है, दिस एंगल इज नोन एज बीटा। मुझे बताओ अल्फा कहाँ है? इमेज की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? d। तो भाई आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को d पर रखना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ऑब्जेक्ट को रखो d पर रखो, यहां पर इसका एंगल देख लो, ये जो एंगल बना है ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा AB। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी कराया था मैंने आपको ये बात भी बताई थी। कौन सी बात? कि भाई साहब आप इस AB को चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, कई सारी बुक्स में ऐसे दिखाया गया है कि इस AB को यहाँ पे मान के फिर एंगल बनाया गया है। आप बेटर है कि रे डायग्राम के बाहर आप बनाएं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई ये अल्फा हो गया, ये डिस्टेंस है तो d है, और ये जो हाइट है इस हाइट को आप h1 का नाम दे दो, ऐसे रख दिया यार, चलो h का नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर भी इसकी जो हाइट है ये h हो चुकी है, और इसकी जो इमेज बनी है इसकी हाइट का नाम हम h डैश मान रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हाइट की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमने नाम नहीं दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर नाम रख दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल शब्दों में इसी को आगे प्रोसीड करते चलो। मैं इसी चीज को आगे लिख देता हूँ, इक्वेशंस कम बनानी पड़ेंगी, मुझे तो पता है। बीटा को क्या लिख देता हूँ मैं, बताओ, tan बीटा, आपको पता है ना भाई ये, और अल्फा को क्या लिख देते हैं, tan अल्फा। अरे पता है, बहुत बढ़िया है, शाबाश। अच्छा अब मुझे बताओ इस m की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, टेंजेंट बीटा। भाई आपको दिख रहा होगा, बीटा देखो कितना चमक रहा है, दिख रहा, चमक देख रहे हो इसकी, देखो तो भाई इसकी चमक देखो। बीटा की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, a डैश b डैश, a डैश b डैश, एंड व्हाट इज बेस, b डैश e या e b डैश लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये tan बीटा है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे tan अल्फा इसमें निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, परपेंडिकुलर तो AB है यहाँ पे, और बेस कौन है यहाँ पे, इस वाले डिस्टेंस का नाम क्या है अपने पास, इस पॉइंट का नाम E डैश रख लो, तो E डैश B, E डैश B, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से अरेंज कर लो, तो हम लिख देंगे भाई a डैश b डैश डिवाइडेड बाई e b डैश मल्टीप्लाइड बाई, इसको पलटी मरवाओ, e डैश b डिवाइडेड बाई ए बी। मजे की बात बताऊं क्या है आपको, ये वैल्यू देखो क्या है, ये a डैश b डैश h डैश मान रखा है, तो h डैश लिखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब भाई m की वैल्यू कितनी हो गई, h डैश, a डैश b डैश की वैल्यू लिखी है मैंने h डैश, फिर मैंने लिखा e b डैश, e b डैश क्या है भाई d, तो d लिख दिया है, ठीक है। फिर देखो e डैश b, एक मिनट भाई, एक गड़बड़ हो गई है, e b डैश था, e b डैश था, ठीक है, ये रहा e b डैश था, तो ये यहाँ है, ये है u, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए है, आई पीस के लिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस है, तो यू ही लिख दिया मैंने। ई डैश बी, ई डैश और बी ये डी रहा, डिवाइडेड बाई ए बी एच रहा। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है भाई m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ई। मेरी बात गौर से देखो भाई, एच डैश अपॉन एच क्या होता है, याद करो कॉन्वेक्स लेंस के केस में H2 अपॉन H1 को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। किसके लिए, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है, तो H2 हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई इस लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशियो मैग्निफिकेशन है। कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज द मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव। याद करो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है, v अपॉन यू। भाई v क्या है, d, किसके लिए, इस लेंस के लिए, इमेज तो d पर ही बनी है। मैंने बताया था ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक d है,
और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये यूई, तो d अपॉन यूई ये बेसिकली क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? मतलब देखो क्या हो गया है, मैग्नीफाइंग पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करो कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय द आईपीस का मैग्निफिकेशन, अपने पास आ गया, कर लोगे इतना, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब भाई एक बात बताओ, जो आईपीस है, आईपीस ये तो एक प्रकार से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही होता था, ऑब्जेक्ट इधर रखा होता था, इधर आंख से देखते थे, यस और नो, तो वैसे होता था। इसका मतलब आईपीस इज जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका मतलब भाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि आई पीस है तो उसकी फोकल लेंथ एफ ही रखेंगे। भाई ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है, नहीं है तो आपकी गलती है, आपको जानना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। आप सिंपल माइक्रोस्कोप का केस देखें जहाँ फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है, यही आंसर है। और यदि हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें, मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो ये H2 अपॉन H1 होता है, मतलब H2 अपॉन H1 या H डैश अपॉन H हो गए यहाँ पे, ये V अपॉन U के बराबर भी तो होगा। मेरी बात समझ रहे हो, किसका V और किसका U भाई, V किसका, ऑब्जेक्टिव का, U भी किसका भाई, ऑब्जेक्टिव का, तो V बाई U, VO ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय द U ऑब्जेक्टिव। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूं, पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी, m विल बी इक्वल टू v नॉट अपॉन u नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब इसमें साइन कन्वेंशन अभी तक यूज नहीं किया था हमने, अब यूज कर सकते हो आप। पुट करने के लिए न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ सोल्व करोगे। अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन केस देखेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन केस को देखने से पहले मतलब बताने के लिए मुझे रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रे डायग्राम बताता हूँ। जरा गौर से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है VO, मतलब इस लेंस के लिए VO क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको VO कहेंगे, क्योंकि इमेज तो यही है ऑब्जेक्टिव लेंस की, मतलब इस वाले की इमेज कौन है, ये A डैश B डैश, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, VO नाम मान रखा है। भाई मैंने आपको क्या बताया, यदि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। जब इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है, इसका मतलब ये FE और ये E, ये छोटी डिस्टेंस है, तो ये तो और भी छोटी डिस्टेंस है, यस और नो। इसका मतलब इन द अप्रोक्सीमेशन केस वी कैन कंसीडर VO इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब। इन दो लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। मतलब इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ ट्यूब का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब का नाम देते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन केस में क्या लिख सकते हैं, स्पेशल केस में हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्पेशल केस में हम लोग लिख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो लगभग लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर है। कारण क्या बताया मैंने, भाई ये जो डिस्टेंस है ये लगभग इसके बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस ना के बराबर है। क्यों है ना के बराबर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, तो ये डिस्टेंस तो और भी कम होगी, और इस डिस्टेंस को लगभग हमने L के बराबर रख दिया। सेम तरीके से हम क्या चाहते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। इस ये ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस के बाद रखा हुआ था, F हो गए जस्ट बाद रखा हुआ था। हम चाहते हैं बड़ी से बड़ी इमेज बने तो जस्ट फोकस के जस्ट पास में रहेगा, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन लगाओगे तो माइनस का FO आ जाएगा। भाई इन दो बातों को पुट कर दो इसमें, तो एक अप्रोक्सीमेशन केस का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, M विल बी इक्वल टू VO की जगह लिखो L, FO की जगह लिखो माइनस का FO, और क्या बन गया 1 प्लस डी अपॉन FE, हैंड्स प्रूव्ड। यही आपको आंसर निकालना था। ये माइनस तो आप ऊपर लगा देना, कोई इशू नहीं है। आपको दिख रहा होगा नीचे दोनों की फोकल लेंथ है, मतलब जितनी ये फोकल लेंथ छोटी रहेंगी उतना ही मैग्निफिकेशन ज्यादा रहेगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आई पीस की फोकल लेंथ छोटी क्यों रखें, भाई मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी क्यों रखें, भाई मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए। बस ये छोटी सी बात थी। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।